हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो, जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो इस बार CBSE बोर्ड ने और जो भी स्टेट बोर्ड है उन सभी की, जैसा कि आपको पता होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए चाहिएंगे, तो उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं हम 12th क्लास चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस से। तो फटाफट से शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। और इसके लिए मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ आपको, जिनको नहीं पता है उनके लिए स्पेशली, कि जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आने हैं इस बार CBSE बोर्ड में, उनकी तैयारी के लिए आपको जो बुक फॉलो करनी है वो होगी आपकी NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। ठीक है। अगर ये अब ये पॉसिबल है कि आपको ना मिले ये मार्केट में, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि जो आपका सेशन है वो भी नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये बुक शायद ही मिले। ठीक है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप किसी भी जो अपना गूगल प्ले स्टोर है उस पर जाके आप कोई भी NCERT टेक्स्ट बुक, ठीक है, NCERT टेक्स्ट बुक के नाम से कोई भी ऐप आपको मिले वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। उस ऐप के अंदर आपको NCERT एग्जाम्पलर की बुक मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पलर, ठीक है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, फॉर क्लास 12 क्लास वाइज है। ठीक है, 9, 10, 11, 12 चारों में ही आती है, तो आपको 12 क्लास की उसमें सर्च कर लेनी है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट जो आपका जो चैप्टर बनता है वो है आपका रिलेशन एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले फटाफट से क्विक रिवीजन सा कर लेते हैं, क्विक से फटाफट से। सबसे पहले रिलेशन क्या होता है वो आपको अच्छे से पता है। रिलेशन इज जो होता है सबसेट होता है फ्रॉम A to B, यानी कि एक सेट से दूसरे सेट की जो क्रॉस प्रोडक्ट की जाती है, तो उसका एक सबसेट जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज ए रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन के बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप ये चीज़, अब हम चल रहे हैं सेशन जो आपका है 12th क्लास में, उसमें आपके एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, तो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो हम सीधा बात करेंगे मेन पॉइंट की। तो उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस, नीचे है देख सकते हैं। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन वगैरह वगैरह जो भी थे आपके। और जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही हो दैट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नीचे देख सकते हैं सबसे लास्ट में यहाँ पर। तो ये आपके पास टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में कुछ बातें हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। आप टाइप्स, ये नोट है, आप वैसे आप देखना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई कोशिश करे तो कोई बात नहीं, अगर स्किप कर देते चलिए आगे चलते हैं। मेन पॉइंट में पहले बता चुका हूँ, हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के भी दो टाइप होते हैं, आपको पता ही होगा, 1-1 और ऑन टू। 1-1 या 1-1 होता है, या 1-1 नहीं होता तो मैनी 1 होता है। और 1-1 को इंजेक्टिविटी भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं 1-1 फंक्शन को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंजेक्टिविटी आ जाए या 1-1 आ जाए तो बात एक ही है। ठीक है, बात करते हैं दूसरी बात, तो वो है आपका ऑन टू फंक्शन की। तो ऑन टू फंक्शन, अगर कोई फंक्शन ऑन टू है, दैट मीन्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई देयर एग्जिस्ट वैल्यू यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, वाई के लिए कोई ना कोई एक्स जरूर होगा। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन। तो दो चीज़ें होती हैं, 1-1 और ऑन टू। मेन होते हैं, जो 1-1 नहीं होगा मैनी 1 हो जाएगा। जो ऑन टू नहीं होगा, सरजेक्टिव जिसको आप कह सकते हैं, सरजेक्टिव ही एक ही बात है, ऑन टू को ही कहते हैं। और जो ऑन टू नहीं होगा वो इनटू में बदल जाएगा, इनटू हो जाएगा। आप नोट ऑन टू कह सकते हैं या इनटू भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स आपको समझ लेने हैं। समझ लेने क्या है, क्योंकि अब समझ लेने की बात ही नहीं आती, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है, एक सेट को दूसरे सेट से, दूसरे सेट को तीसरे सेट से जब हम जोड़ते हैं तो एक डायरेक्ट जो रास्ता बनता है एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे के ऊपर, हम F से G पे गए, G से H पे गए, तो एक डायरेक्ट जो आपका रास्ता बनता है जो F को सीधा H पे पहुंचा दे, जिसे F से G पे गए, G से H पे गए, तो ये जो फंक्शन जो आपका रास्ता बनता है F, G और ये H है मान लीजिए, तो आप इस तरह से आप जाते हैं। सपोज ये आपका फंक्शन है, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन,
ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन बनता है, ठीक है, उसको आप कॉम्पोजिशन कहते हैं। कॉम्पोजिशन आपको याद भी होगा, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। तो बात करते हैं उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है नीचे यहाँ पर। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन पेपर होगा, तो एमसीक्यू के लेवल के हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इन्वर्टिबल फंक्शन की बात करते हैं नेक्स्ट। तो इन्वर्टिबल फंक्शन वो होता है स्टूडेंट्स जो 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं, ठीक है। जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो वो इन्वर्टिबल भी होगा, यानी कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो बातें मैं जो बोल रहा हूँ वो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ वैसे ही बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक एक लाइन जो मैं आपको बोलने वाला हूँ वो सारी की सारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो यहाँ पे मेंशन है, ये आपकी उसमें बुक में मिल जाएगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इंस्टॉल कीजिए ऐप को, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को, वहाँ से आपको ये बुक मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन भी एक तरह से रिलेशन ही होता है, जो इसमें आपके पास स्टार जिससे आप डिनोट करते हैं, स्टार भी होता है, ओ भी लिख सकते हैं, ए स्टार बी भी कहते हैं और ए ओ बी भी कहते हैं। नोटेशंस जो अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन है तो हम कोई और नोटेशन की यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप स्टार यूज़ कर सकते हैं, आप ओ यूज़ कर सकते हैं, आप ये ग्रेटर दैन लेस दैन वाले सिम्बल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जिस तरह से आपके बाइनरी ऑपरेशंस होती हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन की मेन प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। पहले होते हैं क्लोज्ड प्रॉपर्टी। क्लोज्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है, फटाफट से बता देता हूँ कि अगर आपका जो ए स्टार बी जो भी आपको डिफाइन किया गया है, अगर वो उसी सेट से आता है जिस सेट से आपने ए और बी को लिया है, जैसे ए पे डिफाइन किया है हमने स्टार, बाइनरी ऑपरेशन ए पे डिफाइन किया था मान लीजिए, तो ए स्टार बी का जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे मान लीजिए ए स्टार बी आपको मेंशन है 2 ए बी, तो 2 का मतलब ये हुआ 1 स्टार 2 अगर आप करते हैं तो आपको क्या कर देना है 2 1 इंटू 2, यानी कि ए और बी की प्रोडक्ट, यानी कि 2 और 2 जो होता है आप जानते हैं सभी 4 होता है, तो रिजल्ट विल बी 4, ठीक है। तो इस केस में इस तरह से हम बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लोज्ड प्रॉपर्टी। क्लोज्ड प्रॉपर्टी का मतलब ए स्टार बी जो भी रिजल्ट आएगा हर एलिमेंट के लिए, ध्यान रखिएगा ए और बी उस सेट से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं लेना है, उस सेट के अंदर से ही एलिमेंट होने चाहिए दोनों, तो रिजल्ट जो है वो उसी सेट से ही बिलोंग करे, तो दैट इज़ कॉल्ड क्लोज्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी कह सकते हो कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट तभी करेगा जब ए स्टार बी जो है जो वो रिजल्ट उसकी उसी सेट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आता है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है ए स्टार बी और बी स्टार ए की वैल्यू सेम आए, देन इट इज़ नोन एज कॉम्यूटेटिव। फिर आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब ए स्टार बी स्टार सी, अगर 3 एलिमेंट है और उस पर आपने बाइनरी ऑपरेशन लगाया है तो हम एक साथ 3 पे नहीं लगा सकते, पहले हमें 2 को पेयर वाइज लेना पड़ेगा। सीक्वेंस आपको चेंज नहीं करनी है, ए बी सी जैसे है तो वैसे ही रखना है, जो सीक्वेंस जहाँ पर है उसी पोजीशन पे उस एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते, उसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरह से आप देख सकते हैं, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी। और ए स्टार ई है, ध्यान रखिएगा, दैट इज़ कॉल्ड राइट आइडेंटिटी, क्योंकि राइट साइड में आइडेंटिटी है, दैट इज़ कॉल्ड राइट आइडेंटिटी, ध्यान रखिएगा। और ए ई स्टार ए जो है दैट शुड बी इक्वल टू ए, दोनों ही ए के वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट आइडेंटिटी, ठीक है। तो लेफ्ट आइडेंटिटी यानी कि ई की वैल्यू फाइंड करनी होती है, राइट आइडेंटिटी मतलब उसमें भी ई की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और दोनों केसेस में ई की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। दोनों केसेस में ई की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और जो भी ई की वैल्यू आएगी, ये अब मैं पूरी डिटेल से नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने अगर लास्ट जो बाइनरी ऑपरेशन का जो मैंने वीडियो बनाया था मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप देख सकते हो उसमें जाके। तो बाइनरी ऑपरेशन में ई के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो ई की जो भी वैल्यू आती है, ई की वैल्यू जो भी आए, दैट शुड बिलोंग्स टू द सेट, ठीक है, सेम सेट से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ई की वैल्यू ध्यान रखिएगा, ई अगर सपोज आपने जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया वो नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया है, तो ई अगर आपका 0 आ जाता है लेफ्ट में भी और राइट में भी, मान लीजिए दोनों सेम आ गए, तो ये नहीं कहेंगे लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी ई की वैल्यू सेम आ रही है, देन इट मीन्स ई इज इक्वल टू 0। नो, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ई की जो वैल्यू है दैट शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट जिससे हमने एलिमेंट लिए हैं, तो वो आपको समझ लेना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स होता है जब किसी बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो उसमें इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा,
ठीक है। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं भी कर सकता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्वर्स एक चीज़ और बताने की है यहाँ पर, आइडेंटिटी जो है एलिमेंट वो पूरे सेट के लिए एक ही होता है, सेम होता है, एक सिंगल यूनिक आइडेंटिटी होती है किसी भी पूरे सेट के लिए। बट किसी भी बाइनरी ऑपरेशन की हम बात करें उसी की, जिसमें हमने आइडेंटिटी हमने फाइंड कर ली, मान लिए, ठीक है, अगर आप इन्वर्स की बात करें तो हर एलिमेंट का अपना इन्वर्स होता है। मान लीजिए आपका नेचुरल नंबर है तो 1 का जो इन्वर्स एलिमेंट आएगा वो अलग होगा अपना, 2 का इन्वर्स एलिमेंट जो होगा वो अलग आएगा, 3 का इन्वर्स जो एलिमेंट आएगा वो अलग आएगा। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके इन्वर्स एलिमेंट सबके अलग अलग होंगे, किसी के ना भी हो तो भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, कुछ सॉल्ड एग्जांपल्स हैं कुछ यहाँ पर, आप तो इसको आप देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से मैं नहीं जाऊँगा, ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पार्ट के लिए है, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा ध्यान से। हम मेन पॉइंट है अपना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, इस तरह से आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्पल नंबर 17 से शुरू हो जाते हैं, आपकी बुक के पार्ट है, मैंने ये जो PDF बना रखा है ये आपके बुक में से ही लिया है, मैंने कोई अलग से नहीं लिया कि अपने आप से बनाया या कहीं से और निकाला है, ये NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के पेजेस हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 17 है, जैसे लेट आर द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय NRM इफ n डिवाइड्स m। ठीक है, देन R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, C इक्विवेलेंस और D रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये आपको चेक करते जाना है, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस है। और एक बात ध्यान देने की है, ये आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, तो जिन बच्चों को लॉन्ग रास्ता लेने की आदत है, लॉन्ग रन की जो महारथी हैं, जिनको क्वेश्चन को लेंथी बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है, उनके लिए इस पेपर में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम में उतने ही क्वेश्चन होंगे जितने आपको एक तरह से देखा जाए तो उसमें आपको टाइम कम होगा और क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक एक नंबर होगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर का जब होता है दैट मीन्स उसमें आप मायने नहीं रखता कि आपने कितने लाइन लिखी हैं, आपने 1 पेज पूरा भर दिया, 2 पेज भर दिए और फिर आपने आंसर निकाल लिया, और एक साइड में आपके पास एक बच्चा बैठा है जिसको MCQ की प्रैक्टिस अच्छी थी और वो 1 मिनट भी नहीं लगाता उस क्वेश्चन को करने में शॉर्टकट यूज़ करके, तो उसके वो ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा, उसके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो बच्चे लॉन्ग रन के जो एक्सपीरियंस है जिनको लंबा रास्ता लेने में मज़ा आता है, वो इस बार पेपर में मार खाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। उसमें बहुत पछताएंगे क्योंकि उनको टाइम कम मिलेगा। ठीक है, टाइम कम लगेगा, क्योंकि जिस टाइम पे आपको ये क्वेश्चन करने होंगे आप उसमें देखना खुद महसूस करोगे, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तो आप ये मान लीजिएगा आप 50% भी अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, हो सकता है पास होने की भी परेशानी हो जाए, पास भी ना हो पाएँ। ध्यान रखिएगा, चाहे कितना ही बड़ा महारथी क्यों ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं कुछ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक 20th क्वेश्चन जो है लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी सारे तो पुरानी चीज़ें हैं जो आपकी नॉर्मली सिलेबस में आते हैं, बट यहाँ पे 20th क्वेश्चन देखिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 20th जो क्वेश्चन है आपका, उसको हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। 20th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट है और दूसरे सेट B सेट के अंदर 4 एलिमेंट है। तो आपको पूछा गया है नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे फ्रॉम A to B, यानी कि इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 फंक्शन कितने होंगे A से B के ऊपर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इंजेक्टिव मैपिंग दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A to B। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। A है यहाँ पर, B है यहाँ पर, इसमें 3 एलिमेंट्स है टोटल, इसमें 4 एलिमेंट्स है टोटल एलिमेंट बता रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ कि इसमें 3 और 4 है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट है, जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 इस तरह से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पर ये ज़्यादा है, यानी कि ये है सपोज 4 और ये है 3 एलिमेंट इसमें। ठीक है, अगर इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें 3 एलिमेंट है, यानी कि ये ज़्यादा है, इसको हम m कह देते हैं, जनरली इसको n कह देते हैं। तो अगर m जो है दैट इज़ ग्रेटर देन n, तो इंजेक्टिव फंक्शन जो होंगे दैट विल बी 0। एक भी इंजेक्टिव फंक्शन नहीं बन सकता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं m जो है दैट इज़ लेस देन n, तो उस केस में फॉर्मूला होता है NPM, परमुटेशन वाला। 11th क्लास में परमुटेशन आया था, NPM जिसको बोलते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस m। ठीक है,
ये फॉर्मूला। फैक्टोरियल आपके बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि 11th क्लास का टॉपिक है, 12th की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब 12th की क्लास में अब हम ये चीज़ बताने की नहीं है फैक्टोरियल क्या होता है। तो ये फॉर्मूला आपको लगा देना है, जैसा कि आप इसके सॉल्यूशन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला था 4p3, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला लगा दी है 4p3। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3, यानी कि फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 4 होता है 24, क्योंकि 4 3 2 1 मल्टीप्लाई हो जाती है, और 1 का फैक्टोरियल 1 ही रहेगा, तो रिजल्ट विल बी 24। तो ऑप्शन विल बी सी, ठीक है। इसी तरह से 21st क्वेश्चन है, यहाँ पे FOG फाइंड करना है। 23rd क्वेश्चन में हमें प्री इमेजेस पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्री इमेजेस पूछा है। प्री इमेजेस का मतलब आपको ये पूछा है कि 17 जो है वो उसकी प्री इमेज क्या होगी, यानी कि वो किसके साथ जुड़ा हुआ है उल्टी साइड में, अपोजिट साइड में, ठीक है। 17 की जो प्री इमेज है वो क्या होगी। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन उनको प्रैक्टिस करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। एक देखिए ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 24th क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25th की। तो कंसिडर सेट A 1 2 3 आर विद द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A, देन R इज इक्वल टू, यानी कि स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो आपको पता होगा जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वही आपका स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और जो यूनिवर्सल रिलेशन है, अब इनके बारे में ये मत वेट कीजिएगा कि मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर आपको फिर भी जानना ही है तो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा लास्ट, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके, और इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लीजिएगा। तो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो होता है स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। जो बच्चे यहाँ पे इसको सीरियसली समझ रहे हैं वो बच्चे नोट कर लीजिए कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। और जो लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है दैट इज़ यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय fx इज इक्वल टू दिस। आपको बतानी है ये चीज़ें, आपकी एक्सरसाइज में आती है नॉर्मली, 11th क्लास में आ जाती है जनरली ये डोमेन। तो ठीक है, इसमें क्या करते हैं, रूट के अंदर जो भी वैल्यू है दैट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, दैट शुड बी पॉजिटिव। अगर रूट में कोई वैल्यू है दैट शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे दिस वन जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। अब बात आ रही है जैसे कि MCQ की, तो MCQ में हम इसको कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। जो भी रूट के अंदर है उसको आपको 0 रख के इक्वल रख देना है, तो वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। देख सकते हैं यहाँ से दो फैक्टर बने हैं 1 और 2, x-1 और x-2। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू 1 आता है इसका सॉल्यूशन। 0 जैसे निकालते थे 9 10th में, तो इसके दो सॉल्यूशन आए हैं 1 और 2। तो आपको क्या करना है, क्योंकि MCQ की बात करें तो MCQ के अकॉर्डिंग इसमें टाइम कम लगाना है। तो आपको क्या करना है, आपकी पूरी नंबर लाइन जो होती है, जैसे एक नंबर लाइन बनाते हो उसमें वो पॉइंट प्लॉट कर दीजिए, जो भी है, छोटे कौन सा है बड़ा कौन सा, वो आपको पता है अच्छे से, कौन सा लेफ्ट में आएगा कौन सा राइट में आएगा। तो आपको सबसे पहले इस इंटरवल के लिए जो राइट साइड में है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये पूरा एक इंटरवल है 2 से इनफाइनाइट तक का, पॉजिटिव इनफाइनाइट, ठीक है। इस पर लिख देना है आपको पॉजिटिव, बीच वाले पे लिख देना है चेंज करके साइन, जैसे पॉजिटिव शुरू करना हमेशा, बीच में नेगेटिव और फिर यहाँ पर फिर से पॉजिटिव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये रूल होता है इस शॉर्टकट के लिए, ताकि आपको MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने इजी हो जाए। तो देखिए कैसे, अब हमें क्या चाहिए था, हमें x-1 और x-2 की जो प्रोडक्ट थी दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि पॉजिटिव चाहिए। तो ये रिजल्ट हमें पॉजिटिव चाहिए। अब पॉजिटिव कहाँ कहाँ है देख सकते हैं, ठीक है। जितने भी पार्ट बनेंगे आपको अल्टरनेट साइंस लगा देना, स्टार्टिंग हमेशा पॉजिटिव से ही करनी है, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चलता जाएगा। अब हमें चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो 2 से ग्रेटर के लिए आ रहा है, 2 से इनफाइनाइट के लिए आ रहा है, देख सकते हो सभी, ठीक है। और एक आ रहा है 1 से छोटी वैल्यू के लिए, और 1 से छोटी वैल्यू समझ सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से 1, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के जो आपका सॉल्यूशन आता है वो आपका डोमेन आता है, आप मिला सकते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट में आ गया आंसर। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन ए सेट आपका है जिसके अंदर n एलिमेंट है, तो A से A पे जाना है तो n से n पे जाना है, समझ लीजिए, ठीक है। A से A जा रहे हैं तो n इसमें है और n इसमें है एलिमेंट, ठीक है। तो आप दोनों के एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सब सेम होते हैं। तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव कह लीजिए, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव कह लीजिए, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव कह लीजिए, सेम रहेगा, दैट शुड बी इक्वल टू फैक्टोरियल n, ठीक है, n फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में सेम, यानी कि सेम सेट से सेम सेट पे जा रहे हैं, या नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन या नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, तीनों का सॉल्यूशन एक ही आएगा, फैक्टोरियल n, ठीक है, फैक्टोरियल n जो भी है नंबर ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट इसी तरह से आपके क्वेश्चंस है कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको आप ज़रूर इनको नोट कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। चलते हैं आगे।
अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर टू पी आई डी टू मेक इट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। आपको क्या करना है, इसको रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बनाने के लिए, यानी कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ही बनाना है, सिमेट्रिक की बात नहीं कही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बनाना है, तो इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए इसमें बी बी लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस रिलेशन जो आपके सामने दिया गया है, इसमें इस ऑर्डर्ड पेयर में और क्या क्या जोड़ा जाए, यानी कि ये जो लिखा है ना, ये समझ सकते हैं ए बी सी और ए बी, कोमा लगा के अब इसको आप क्लोज करने की बजाय और कितने पेयर जोड़ेंगे, राइट द मिनिमम नंबर ऑफ पेयर्स सो दैट इट विल बी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो एक तो ए तो है ही इसमें, बी बी सी सी ये भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए ना। अब हमें बी बी और सी सी जोड़ दिया। इस तरह से आपको ये देखना है कि कितने हमें इसमें एल पेयर्स जोड़ने पड़ेंगे जिससे कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बन जाए, ठीक है, ये आपको करना है। अब इसमें आपको ए सी भी जोड़ना पड़ेगा, देखें तो कैसे, ए बी सी तो है इसमें, तो ट्रांजिटिव बनाना है तो ए बी भी पेयर है, बी सी भी पेयर है, तो ए सी भी होना चाहिए, तो ए सी भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखें तो ए बी है, बी सी है, ठीक है, बी सी है, और भी ठीक है। तो इसमें आपको देखें तो इसमें कितने पेयर अगर आप जोड़ें तो वो आपको बता देना है, आप आराम से कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस का खेल है सारा, क्योंकि जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी समझ में आता जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डोमेन की। डोमेन इसकी बतानी है, तो ये आपको मेरी जो प्लेलिस्ट, मेरी जो चैनल है उस पर 11th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें फंक्शंस, रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है सेकंड 11th क्लास का, उसमें आपको बहुत अच्छे से मैंने किए हुए हैं क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस हैं वहाँ पे, और इस सेम क्वेश्चन भी है उसमें, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा जिसको अभी तक नहीं आता है डोमेन कैसे निकालते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जी ओ एफ निकालना, वो भी आप निकाल सकते हैं। फिर आता है एफ इनवर्स। एफ इनवर्स के लिए आपको 1-2 का पार्ट याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आप मेरे वीडियो देख लीजिएगा, रिलेशन एंड फंक्शन वाले, आपको याद आ जाएगा, बिल्कुल ईजी है, आपको पूरा नहीं करना, ध्यान रखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो आप कभी कभी 1-1 दिखाने लग जाएँ, 1-2 दिखाने लग जाएँ, फिर इनवर्स निकालें, नहीं करना है ऐसा, आपको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करेंगे, y = 2x - 3, ठीक है, ये देखिए ऐसे, मैं 4th क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो यहाँ से 2x = y + 3 और x = y + 3/2, तो जो x की वैल्यू होती है वही f इन्वर्स होता है, तो f इन्वर्स x कह सकते हैं, तो आप इसको कह सकते हैं x + 3/2, ठीक है। डमी वेरिएबल चेंज कर दिया, जहाँ पे x है वहाँ पे y कर दिया, y है जहाँ पर x कर दिया, तो इन्वर्स फंक्शन आपका आ जाएगा x + 3/2। सिंपल शॉर्टकट में चलना है, ठीक है, MCQ है इसलिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो एफ इनवर्स, आप इस तरह से इन्वर्स निकालना है, एफ इनवर्स तो सिर्फ इसको उल्टा कर देना है, ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा गया है उसको उल्टा कर दीजिएगा, जैसे ए बी को बी ए कर दीजिए, बी डी को डी बी कर दीजिए, ए सी ए को ए सी कर दीजिए और डी सी को सी डी कर दीजिए। नेक्स्ट एफ ऑफ एफ एक्स, ये 11th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है, 11th क्लास की उसमें वीडियोज़ में देख लीजिएगा, या बुक में आपको याद होगा तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है इज़ जी 1 1 2 3 3 5 4 7 इज़ ए फंक्शन, इज़ जी इज डिस्क्राइब्ड बाय gx = alpha x + beta, then what should be the value assigned to alpha and beta। यानी कि अगर ये कह रहे हैं कि अगर आपका gx जो है वो आपका, अगर मान लीजिए दिस इज़ अ फंक्शन, तो फंक्शन होने के लिए आपको पता है कि फंक्शन होगा तो दैट मीन्स हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, तो 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 5 है, 4 की इमेज 7 है, तो सबकी अलग अलग इमेजेस हैं, तो इट मीन्स इट इज़ ए फंक्शन। पहली बात तो होगी क्लियर। अब g डिस्क्राइब बाय अल्फा x + बीटा, देन व्हाट शुड बी द वैल्यू असाइन टू अल्फा एंड बीटा। तो क्या करना है, बहुत ईजी है, देखिए कैसे। अब इसमें फर्स्ट पेयर को देखते हैं, 1 1 है, फर्स्ट पेयर 1 1 मतलब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो gx को आप y कह लीजिए, तो y = अल्फा x + बीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो x और y 1 1 है फर्स्ट पॉइंट आपका, तो x की जगह 1 और y की जगह 1 रख दीजिए, तो अल्फा + बीटा = 1, फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। ऐसे ही 2 और 3 इस पेयर में है, तो आप सेकंड पेयर ले लीजिए, तो y = 3 है और x = 2 है, तो 2 अल्फा + बीटा = 3, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपका अल्फा और बीटा आ जाएगा, वही आपको फाइंड करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप बात करें तो ये आपका इजी है, आप खुद से ही ट्राई करेंगे, खुद से आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो मैं मेन पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ द मैपिंग राइट एफ ओ जी, ये भी आप कर सकते हैं। देन प्रूव दैट दिस इज़ नाइदर 1 1 नॉर 2, ये भी एक्सरसाइज के लेवल का क्वेश्चन है, आप कर चुके हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कोस एक्स, ये भी आपके एक्सरसाइज के लेवल का क्वेश्चन, एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं, वीडियोज देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है, आपको बताना है फाइंड वेदर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ एक्स एंड वाई आर फंक्शन, क्या ये फंक्शन है या नहीं है। ये तो आप खुद अभी 2 मिनट पहले अभी इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था, हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए,
ठीक है, तो ये आपको खुद से चेक करेंगे। ठीक है, इज़ द फंक्शन दिस वन जो भी है शो दैट एफ इज़ 1 1 एंड जी इज़ ऑन 2। ठीक है, अब एक जरूरी बात, अगर आपको किसी क्वेश्चन में परेशानी लग रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप इसके लिए सॉल्यूशन ऑनलाइन मौजूद होते हैं, पता होगा आपको। आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं NCERT सॉल्यूशन की कोई भी। ठीक है, NCERT सॉल्यूशन के नाम से कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें आप देख सकते हैं NCERT एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और उस क्वेश्चन का जो भी आपको परेशानी लगे, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप उससे भी पता कर सकते हैं। पहले कोशिश कीजिए कि आपको अपने खुद से समझने की, कि आप खुद से समझ पाएँ देख के उसमें से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 14 क्वेश्चन है ये, फाइंड द रेंज निकालने का तरीका 11th क्लास की आपकी सिलेबस में आता है, ये आपको 11th क्लास की मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 15 क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही है, आपकी +2 क्लास की जो फर्स्ट एक्सरसाइज NCERT उसमें आता है, उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हमें करने नहीं है, इसको अपना मत कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं ये वाला कॉन्ग्रुएंट वाला, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ये आप खुद से करेंगे। ब्रदर वाला क्वेश्चन भी एक्सरसाइज के लेवल का क्वेश्चन है, खुद से करेंगे, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट ए। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं, मैंने अभी बताया था, स्मॉलेस्ट तो होता है 1 1 2 2 3 3। ठीक है, अब नेक्स्ट ये तो हो गया 1, एक तो ये हो गया, फिर 1 1 2 2 3 3 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्स तो होगा ही होगा। फिर 1 2 2 1 जोड़ दीजिए, ये भी आपका इक्विवेलेंस हो जाएगा। अब 1 1 2 2 3 3 के साथ 2 3 3 2 जोड़ दीजिए, ये भी इक्विवेलेंस हो जाएगा। अब 1 1 2 2 3 3 के साथ 1 3 और 3 1 जोड़ दीजिए, ये भी हो जाएगा। अब उसके बाद 1 1 2 2 3 3 के साथ साथ ये सारे ही जोड़ दीजिए, दैट इज़ यूनिवर्सल रिलेशन। तो आप टोटल देखेंगे 5 यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन बन पाएंगे। तो मैंने वर्बली बता दिया है, वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, जो मैं आपको बोला है रिपीट करके सुन लीजिएगा क्या बताया है, तो टोटल 5 बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31st क्वेश्चन। ठीक है, ये 1 2 जब एक सिंगल एलिमेंट होता है ना, कोई भी सिंगल एलिमेंट रिलेशन में होता है तो हमेशा ट्रांजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा, चाहे वो AB हो, चाहे BC हो, या 1 2 हो, चाहे 2 3 हो, सिंगल एलिमेंट जब भी हो तो वो ट्रांजिटिव होता है, ना तो रिफ्लेक्सिव होता है, ना ही सिमेट्रिक होता है, ओनली ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी एक्सरसाइज के लेवल का क्वेश्चन है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक्सरसाइज के लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर आइडेंटिटी बताना है, ये डायरेक्टली है, कैसे A स्टार E इज इक्वल टू A होना चाहिए, तो AE/2 रूल के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, E इज इक्वल टू 2 देख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू 2 यहाँ पर है। हमें जो हमारा जो सेट है वो है ऑल रैशनल नंबर एक्सक्लूडिंग 0, 0 को छोड़ के सारे रैशनल, तो आप देख सकते हैं इसमें 2 इंक्लूडेड है, बिल्कुल सेट से बिलोंग कर रहा है जो भी हमें सेट गिवन है, तो हमारा C आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, इफ़ सेट A हैज़ 5 एलिमेंट एंड सेट B हैज़ 6 एलिमेंट, द नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम A to B। ठीक है, तो ये आपको करना है, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, जो मैंने 1 1 और ऑन टू के बारे में बताया था उसमें आपको क्लियरली मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप पहले ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सर्जेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका 36 क्वेश्चन है, इसका भी फॉर्मूला होता है, आपको मिल जाएगा सर्जेक्शन के लिए, ये जरूर कर लीजिएगा। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन वगैरह का जो फॉर्मूला होता है वो ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 37 क्वेश्चन में एफ आपको बताना है 1 1 है या ऑन टू है या जो भी है उसके बारे में आप आराम से करेंगे, खुद से कर सकते हैं। 38 क्वेश्चन में GOF निकालना, ये भी आप कर पाएंगे। इनमें से पूछा है कौन सा बाइजेक्शन है, ये भी आप बता सकते हैं 1 1 ऑन 2 के बारे में। इनवर्स फंक्शन वेरी इजी, क्योंकि y इज इक्वल टू x³ + 5 है, तो x³ इज इक्वल टू y - 5 इजीली कर सकते हैं। GOF निकाल के नेक्स्ट क्वेश्चन में GOF कंपोजिशन करना है, फिर उसका इन्वर्स करना है। कैसे GOF फंक्शन, जैसे कि आप इसमें करेंगे 38 क्वेश्चन में करेंगे, वैसे ही GOF निकाल के GOF को आप y कह दीजिए, GOF(x) को y इज इक्वल टू समथिंग जो भी आएगा वो, फिर वहाँ से जैसे कि आप x की वैल्यू निकालते हैं इन्वर्स के लिए, वैसे ही करके आप इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। और ये तो सिंपल है, डायरेक्ट है, इसमें तो वैल्यू पूछी है कि क्या होगी, यहाँ पे कोई फंक्शन की डिफाइन नहीं रखा, तो याद रखिएगा इन्वर्स की बात करो, ठीक है, तो उसमें उल्टा हो जाता है, GOF इन्वर्स जो है वो हो जाएगा F इन्वर्स OG इन्वर्स, यानी कि A ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी इन्वर्स की बात करते हैं, चाहे मैट्रिक्स की हो चाहे आप यहाँ फंक्शन की बात करें, उल्टा हो जाता है इन्वर्स के केस में, जो पूरे का इन्वर्स होता है ना तो उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं। तो GOF है तो F इन्वर्स OG इन्वर्स बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में F इन्वर्स निकालना, यहाँ पर आराम से कर पाएंगे। 43rd क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये सिंपल आपका जो भी आएगा रिजल्ट, आगे हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन है यहाँ पर। तो ये जो आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसको FOFX जब हम करेंगे सोल्व, तो दैट विल बी C।
ठीक है, सी ऑप्शन लेके एक्स आ जाएगा। आप ट्राई करके देखिएगा, नहीं आए तो आप उस ऐप से देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो मेरे से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 44th क्वेश्चन पे। 44th क्वेश्चन में हमें रेंज बतानी है, जो कि 11th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करोगे। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में GOF ऑफ 3/2 है, ये भी एक्सरसाइज के लेवल का क्वेश्चन, खुद से ट्राई करोगे। अब यहाँ पर f(-2) की वैल्यू, f(2) और f(4) की वैल्यू निकालनी है। उनको सोल्व करने के बाद इसके अकॉर्डिंग चलना, जो आपको फंक्शन डिफाइन किया गया है ऊपर। ठीक है, इनको रख के इनकी प्लस कर देना है, जो रिजल्ट आएगा जो भी, वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। आप ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आता है 10 fx = 10x, रियल टू रियल, f इनवर्स 1। f इनवर्स 1 क्या होता है आप जानते हैं अभी अच्छे से कैसे। f इनवर्स 1 है ना, इसको आप y के x कह लीजिए सपोज, तो fx = 1 और fx है 10x, तो 10x = 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका π/4। क्लियर, तो 10 क्योंकि x 10 की वैल्यू 1 होती है π/4 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिलेशन आपको यहाँ पे मेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर, दैट आर द रिलेशन डिफाइंड इन नेचुरल नंबर A/B = दिस, देन आर आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये फिलअप्स हैं, आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा इसमें कि आप वो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए जो सॉल्यूशंस के नाम से आता है, NCERT सॉल्यूशंस। वहाँ से आपको, क्योंकि टाइम है कम, क्योंकि हम इतना डीपली नहीं जा पाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है इसके लिए, तो आप इनको एक बार कोशिश करें कि आपको उस ऐप से कर लें। और नहीं आए तो फिर से मैं बार बार कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 51st क्वेश्चन है FOF तो यहाँ पे 3 बार FX अप्लाई करना है, तो ये आपके 11th क्लास में आता है वैसे नॉर्मली, उसी से के लेवल से करना है। और यहाँ पर F इनवर्स 52nd क्वेश्चन में है, तो fx = 4 - x - 7q। ठीक है, तो यहाँ पे fx को y लेके और x की वैल्यू निकाल देना, वही आपका f इनवर्स होगा। ये आपके एक्सरसाइज के लेवल का क्वेश्चन ही है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आते हैं। आर विद द रिलेशन देन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव ये मेंशन है, तो आपको ये ट्रू और फॉल्स बताना है। आराम से ईजिली बता सकते हैं। f from real to real function defined by fx = sin 3x + 2, x belongs to R, then f is invertible। ये इन्वर्टिबल है या नहीं है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि साइन एक्स कोस एक्स जो फंक्शन है, रियल से रियल की बात करें, दैन इट इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो 1 1 ऑन टू दोनों ही नहीं है, तो इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स आएगा क्लियरली। थोड़ा सा कुछ सेकंड में ही सोल्व हो सकते हैं इस तरह क्वेश्चंस। एवरी रिलेशन विच इज़ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, जो सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है वो आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा। क्या ये ज़रूरी है, ये आपको चेक कर देना है, आराम से चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे इसी तरह से आपके क्वेश्चंस हैं। ये आपके सिंपल जैसे कॉम्पोजिशन ऑफ ए फंक्शन इज़ कम्यूटेटिव, कॉम्पोजिशन इज़ एसोसिएटिव। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस हैं, कुछ आप इजीली कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है, क्यों रीज़न दे लीजिएगा, डेफिनेशंस वगैरह कुछ। ठीक है, तो जैसे 62nd क्वेश्चन की बात करें, तो ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट हैज़ ऑलवेज ए यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हमेशा आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही ना करे, ऐसा भी हो सकता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस कुछ वर्बली करने के हैं, ट्रू फॉल्स के। ठीक है, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो इसके वीडियो कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए MCQ वाले, और उसके बाद हम शुरू करेंगे RD शर्मा के क्वेश्चंस। ठीक है, जो बच्चे जिनके आपके छोटे भाई बहन जो भी आपके अगर 12th क्लास में हो रहे हैं या आने वाले टाइम में होंगे, उनको ये चैनल मेरा ज़रूर लिंक शेयर कीजिएगा, ताकि उनको आने वाले टाइम में RD शर्मा की प्रैक्टिस करवा लें। ताकि क्योंकि RD शर्मा की जो बुक है वो आप समझ सकते हैं, जिसको जो 12th क्लास कर रहा है CBSE बोर्ड से मेनली, तो वो समझ सकता है कि RD शर्मा की कितनी इंपॉर्टेंस है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।